हेलो फ्रेंड, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। मॉडर्न हिस्ट्री हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं और लगातार मैं आपको छोटी से बड़ी हर एक टॉपिक पर डिटेल जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा रही हूँ। यहाँ पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादातर इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से ही बीपीएससी में आपके एग्ज़ाम देखने को मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो एक भी हम टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, कंप्लीट करेंगे। और आज हम लगभग 2 चैप्टर आज हम करने वाले हैं। पहला है हमारा ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल। चैप्टर नहीं, टॉपिक कहूँगी, एक एक टॉपिक को हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से आपका लगभग 15 क्वेश्चन है, छोटा सा टॉपिक है ये। इसको हम करेंगे। जो ये अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जिसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की, फिर मजदूर संघ संगठन, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है और बहुत फंसा भी सकता है। ऐसे क्वेश्चंस को करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बिल्कुल पूछे जाएंगे। क्योंकि देखिए, आपका जो पॉइंट कवर करवा दिया गया है ऑलरेडी टीआरई 1, 2, 3 में जो 3 भी हुआ था अभी, तो उन सभी में आपको कंप्लीट कराया गया है। तो घुमा के वही क्वेश्चन फिर से नहीं पूछा जाएगा। कुछ जो बच गए वो क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे और कुछ उसमें से रिपीटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसीलिए आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छे से करना है ताकि आप एक आइडिया लगा पाएँ। और मैं आपको वो भी करवाऊँगी पूरा, आपको क्वेश्चन जो ऑफिशियल जो क्वेश्चन है ना वहीं से करवाऊंगी, कुछ अलग से नहीं। तो वो सब भी हम यहाँ पे देखेंगे, पूरे अच्छे से हैं। यहाँ पे जीके जीएस की तैयारी आपको हम करवा रहे हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आपको जो करा रही हूँ ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। कानपुर षड्यंत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो हम इसको कंप्लीट देखेंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस के ज़रिए देखेंगे ताकि हम चीज़ों को बेहतर समझ पाएँ। और यहाँ पे हमारा पहला ही क्वेश्चंस है। बीपीएससी की तैयारी आप करना चाहते हैं मेरे साथ तो जुड़ के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस आपको सही समय पे मिल पाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कीजिए, आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस वाला क्लास में जाइए, वहाँ पे आपको पूरा स्टार्टिंग से आपको करवाया गया है। एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक को आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए। खास करके 1857 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका 100% पूछा जाता है। और भी बहुत सारे टॉपिक है वहाँ पे आपको करवाए गए हैं, सारे को एक एक बार में कवर कीजिए। और एक डिटेल प्रैक्टिस करना आपको अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हैं और क्या है आपकी तैयारी। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की गई। अब किसने की, तो यहाँ पे वीपी वाडिया जो है, वीपी वाडिया जी ने की। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो वीपी वाडिया के नेतृत्व में 1918 में मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ था ये, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे नोट करना है। तो एक एक टॉपिक को आपको नोट करते हुए चलना है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है और यहाँ से आपका हर बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे महात्मा गांधी, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका। तो महात्मा गांधी ने की थी 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी 1918 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और ये क्वेश्चन करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज 2 टॉपिक करवाऊंगी, मैंने आपको बोला है। पहला टॉपिक ये हो गया, दूसरा आपका जलियांवाला बाग और रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसको भी आज हम देखेंगे। और ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल तो हम अभी देख ही रहे हैं। तो ये दोनों टॉपिक आज हमारा कवर हो जाएगा। तो कंप्लीट देखिएगा वीडियो को, तभी आपको सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करा दी जाएंगी। बार बार देखिएगा, 2 से 3 बार वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको क्वेश्चंस अच्छे से रट जाएं। हालांकि आज नहीं, 2-2-3 दिन छोड़ के ऐसे से देखेंगे ना तो आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। ये होता है तरीका आपको पढ़ने का, क्योंकि एक बार में आप कुछ भी देखेंगे तो आपको याद नहीं होने वाला है। इसको या तो आप नोट कर लीजिए और उसका बार बार प्रैक्टिस कीजिए, या तो आप वीडियो को 3 से 4 बार देखिए ताकि चीज़ें आपको याद हो जाएँ। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है लाला लाजपत राय। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देख सकते हैं कितने ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया, बीपीएससी खुद इसको
3 से 4 बार दोहरा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये टॉपिक है आपका, पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, तो इसको एक बार देख लीजिए। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एम.एन. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई। ये भी आपको नोट करना है। इसकी स्थापना का कारण क्या था? 1919 के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना, इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। और इसके पहले जो अध्यक्ष है ये लाला लाजपत राय थे, और उपाध्यक्ष अगर पूछा जाए तो जोसेफ बैप्टिस्टा। क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। महामंत्री कौन थे? दीवान चमनलाल बजाज। तो ये आपको 3 नाम याद रखने हैं। अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा, और महामंत्री थे दीवान चमनलाल बजाज। ठीक है। इस संगठन का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था? किस अधिवेशन में? तो नागपुर अधिवेशन में हुआ था 1929 में। और इस समय अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो इतनी बातें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अभी अभी आपने देखा है बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कब हुई यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1920 में। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बम्बई के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो प्रथम बार अध्यक्ष कौन बने थे? अभी अभी आपने इसको भी देखा है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय। यहाँ पे देखिए, आपको प्रैक्टिस करने का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको एक बार में थोड़ा डिटेल बता दिया जाता है। इसके बाद उसके थ्रू ही हम अन्य क्वेश्चन को देखते हैं, जो चीज़ें आपको पहले से पता होती हैं और आप अच्छे से इसका आंसर कर पाएंगे तो आपको क्वेश्चन करने में भी मज़ा आएगा और प्लस आपको याद भी होता जाएगा। तो आगे यहाँ पे देखिए, 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की? अब देखिए, आपसे डिफरेंट स्टाइल में क्वेश्चन पूछा जाता है, पर आंसर आपका सेम है, लाला लाजपत राय। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? अब यहाँ पे देखिए, आपको ध्यान रखना है, ये देख करके सीधा लाला लाजपत राय के पास आप जाएंगे, लेकिन ऑप्शन में तो लाला लाजपत राय है ही नहीं, तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि 1929 में नागपुर अधिवेशन कहाँ हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए आप। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नागपुर अधिवेशन में ही साम्यवादियों एवं सुधारवादियों में मतभेद के कारण ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन हुआ था। पहली बार विभाजन जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कब हुआ? तो नागपुर अधिवेशन 1929 में, ध्यान रखेंगे। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट की आलोचना की गई, अतः दक्षिणपंथी इससे अलग हो गए और इन्होंने एन.एम. जोशी और वी.वी. गिरी के नेतृत्व में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किया। विभाजन के बाद जो आलोचना हुई उसके बाद दक्षिणपंथी से अलग हो जाते हैं और एन.एम. जोशी और वी.वी. गिरी के नेतृत्व में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बताना है, निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? अब यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एम.एन. रॉय। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको एक बार देख लीजिए। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? मार्च 1919 में। और व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। एम.एन. रॉय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वो पहले भारतीय थे। कौन? एम.एन. रॉय। ध्यान रखेंगे, रूसी पार्टी के द्वारा इनको जो है निमंत्रण दिया जाता है व्लादिमीर इलियच के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एम.एन. रॉय।
डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 अक्टूबर 1920 को एम.एन. रॉय ने अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? क्वेश्चन है यहाँ पे, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा काफ़ी पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा साम्यवादी आंदोलन के खिलाफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए ताकि आगे के क्वेश्चन आप कर पाएँ। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चला। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1924 में एम.एन. रॉय, श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल वर्मा, सिंगारवेलू चटियार पर कानपुर में मुकदमा चलाया। इस सबका नाम आपको नोट करना है, ठीक है। सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि ये लोग एक षड्यंत्र रच रहे हैं जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना था। पेशावर षड्यंत्र तथा मेरठ षड्यंत्र मुकदमा भी साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। चलिए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ बताएंगे, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स, हेराल्ड लॉस्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की? तो कौन सा ऐसा मुकदमा था? तो ये वाला फैक्ट भी आपको जो है नोट करना है। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। तो 1929-33 के बीच में मेरठ षड्यंत्र मामले में 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसकी पूरे विश्व में चर्चा हुई और प्रोफेसर आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स, हेराल्ड लॉस्की और रोमारोला तथा रूजवेल्ट ने इसकी कटु आलोचना की थी। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 से 39। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से 1939 का तक माना जाता है और इस दौरान एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद ए डांगे, शौकत उस्मानी आदि जो है भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो इसका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ाएंगे। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा एम.एन. रॉय। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम.एन. रॉय ने की थी और सचिंद्रनाथ सान्याल ने बंदी जीवन नामक किताब लिखी थी। सचिंद्रनाथ सान्याल ने बंदी जीवन नामक जो है किताब लिखी थी। और ये हमारा जो है इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? तो सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या हो जाएगा? क्रांतिकारी साम्यवादी दल। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्रांतिकारी साम्यवादी दल रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1934 में सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई थी। यह पार्टी भारतीय साम्यवादी दल यानी CPI से टूटकर बनी थी। तो यहाँ से आपका जो है ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल संबंधित जो प्रश्न है कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा आता है यहाँ पे रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बारे में जो कथा कहानी है वो हमने जो है बहुत अच्छे से अपने थ्योरी क्लास में देख लिया है। अगर आपने अब तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो थ्योरी क्लास है उसको अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ से आपको सारी कहानी जो है अच्छे से समझ में आ जाएगी। और ज़्यादा नहीं है, 12 क्लास का वो वीडियो है, प्लेलिस्ट में बना हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से। तो आप जाके उसको विजिट कीजिए। उसकी पूरी प्लेलिस्ट, उसकी पूरी PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो बार बार रिवीजन कीजिए, वहीं से आपके क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द पूछे जाएंगे। आगे यहाँ पे देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? सार्वजनिक रोष क्यों उत्पन्न किया? इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया था? ये भी नहीं है। इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया? ये भी नहीं। इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने को अधिकृत किया? तो सी ऑप्शन ही यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो यहाँ पे कुछ बातें आपको दी गई हैं इसके बारे में, इसको जानना ज़्यादा ज़रूरी है, तो एक बार देख लेते हैं। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट, नाम याद रखेंगे, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और जिसका उद्देश्य था आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना। उसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से ये जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमे चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा गया। तो ये कहानी आप वैसे बचपन से सुनते आ रहे हैं, आपको पता होगा। और यहाँ पे हम आगे देखते हैं रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था। तो देख लेते हैं क्या प्रयोजन था। अब आपको ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देना कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप खुद भी यहाँ पे आंसर करेंगे। सुधार भूमि सुधार, राष्ट्रीय व क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना, द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों पर मुकदमा चलाना। तो देखते ही आपको आंसर समझ में आ गया होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। आगे बताएंगे कि रॉलेट एक्ट भारत में लागू कब किया गया था। तो 1919 आपका फेमस है ये, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था। इस तरह क्वेश्चन देखिए काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। तो बी ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में यहाँ बताना है, कूट दिया हुआ है। तो पहले हम इसका कथन देख लेते हैं। तो कौन सा यहाँ पे सही है, सही हमें बताना है। तो रॉलेट अधिनियम सैडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। तो ये क्या सैडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, ये कथन क्या आपका सही है। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। तो ये कथन भी आपका सही है। साइमन कमीशन का आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। तो ये तो अलग है, वो अलग है। साइमन कमीशन आपका अभी थोड़ी था, तो ये आपका अलग चीज़ था, रॉलेट एक्ट अलग था। दोनों दो बातें हैं, तो यहाँ पे एक और दो सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आगे इसके बारे में। तो रॉलेट एक्ट क्या था, इसको एक बार जान लीजिए। रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉलेट अधिनियम सैडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। इसका गठन भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए किया गया था। वर्ष 1919 में जब गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की अपील की, तो वे सभी लोग इसमें शामिल हो गए जिन्हें होम रूल आंदोलन में राजनीतिक रूप लेने के लिए जागरूक बनाया था। साइमन आयोग भारत में आया 30 फरवरी 1928 को, ठीक है, और जिसके विरोध में सभी प्रमुख नगर और कस्बों में हड़ताल रही। साइमन वापस जाओ का नारा से स्वागत किया गया था। तो ये अलग चीज़ें थी, ये 1928 की बात है, और यहाँ पे जो रॉलेट एक्ट है ये 1919 की बात है, दो अलग अलग बातें। चलिए अब बताना है आपको कि रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे यहाँ पे। राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चैम्सफोर्ड का समय क्या था, 1916 से 1921 के मध्य भारत के वायसराय रहे, और इन्हीं के कार्यकाल में जो है रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। अब आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं, तो काफ़ी बार ये पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा चैम्सफोर्ड, ऑप्शन सी। रॉलेट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। तो यहाँ पे आपका जो क्या लक्ष्य था रॉलेट एक्ट का, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, ताकि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी, कोई कानून नहीं, कोई वकील नहीं कर सकते थे आप, बिना वकील के, बिना दलील के आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना ही इसका लक्ष्य था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला
साहसिक कदम क्या था ये बताएंगे। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? रॉलेट सत्याग्रह। बी और बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1915 में गांधी जी आते हैं भारत। 16 में वो इधर उधर हर जगह बस घूमते हैं, कहीं कुछ नहीं कहते हैं, ठीक है। 17 में वो चंपारण जाते हैं। 18 में फिर मिल मजदूर में हो जाता है, अहमदा मिल मजदूर। और उसके बाद 19 में फिर आपका रॉलेट एक्ट हो जाता है। खेड़ा आंदोलन आपका ये सब 18 में ही हो जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे रॉलेट सत्याग्रह आपका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, वही बात यहाँ पे भी कहा गया जो मैंने अभी बताया। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? ये क्वेश्चन बताएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून या काला कानून कहा जाता है। इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी। इसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। द अर्नाकिलर एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? अच्छा, तो रॉलेट एक्ट का ना ये पूरा नाम था द अर्नाकिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट। और किसकी अध्यक्षता में ये हुआ था? सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में हुआ था, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बताना है कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व में घटी थी? इससे पहले कौन सी घटना घटी थी? तो यहाँ पे आपको सबको पता है, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका रॉलेट एक्ट का बनना। रॉलेट एक्ट बना था, इसी के विरोध में जो है दो ऐसे जो पर्सनालिटी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया था। और उसी के विरोध में जो है जलियांवाला बाग में जो है एक यहाँ पे मीटिंग बुलाया गया था। तो वो दो आदमी कौन थे जिनके गिरफ्तारी पे ये चीज़ चल रही थी, जिनके वजह से जो है वहाँ पे एक जमावड़ा शुरू हुआ था? तो वो दो नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको जो है उसके बारे में बताया है। तो आपने अगर मेरे वीडियो को देखा है तो बहुत अच्छे से, ऐसे भी आप जानते होंगे, वो बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। तो जिसकी गिरफ्तारी की वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो रॉलेट एक्ट 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा जनरल और डायर ने नरसंहार यहाँ पे कराया था। तो ये जो जनसभा थी, शांतिपूर्ण जनसभा 1919 13 अप्रैल को अमृतसर में जलियांवाला बाग में बुलाया गया था। ये किन दो की गिरफ्तारी के वजह से बुलाया गया था? इसका अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत ही प्रसिद्ध नाम है और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी हम आगे इसका देखेंगे, लेकिन अगर आप जानते हैं तो मैं ज़रूर इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगी। आप इसका आंसर ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो ये जो है सबको इसका डेट बहुत ही अच्छे से पता होगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो वो कौन सा सत्याग्रह था जिससे संबंधित था ये? तो रॉलेट सत्याग्रह था। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। 1919 किस चीज़ से संबंधित है भारतीय इतिहास में? तो जलियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ? तो ये जो है किस शहर में हुआ था? आपका अमृतसर में हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा था? जनरल ओ डायर का नाम किस घटना से जुड़ा था? तो यहाँ पे जलियांवाला बाग से जुड़ा था। इसी ने जो है ये नरसंहार किया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा।
अब जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही थी वो यहाँ पे आपका दिया है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। किसकी गिरफ्तारी के विरोध में? तो इसका आंसर अभी आपको पता चल जाएगा, पर अगर आपने अभी तक दे दिया होगा आंसर तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको इसके बारे में पता है और आपकी तैयारी एक बेहतर दिशा में चल रही है। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जो थे, इनकी ही गिरफ्तारी हो जाती है। पंजाब के दो लोकप्रिय नेता हैं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इनकी गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल रेगिनेड एडवर्ड हैरी डायर, ये पूरा नाम है, ठीक है इनका, जनरल ओ डायर का, और ये इन्होंने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या करवाई थी, जबकि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग यहाँ पे मारे गए थे, मगर 1,00,000 के लगभग जो है वहाँ पर ये हत्या हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को लौटा दिया था, तथा शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो ये दो नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछा जाता है कि नाइट की उपाधि किसने लौटाई, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटाई। फिर पूछेगा कि नाइट की उपाधि लौटाने वाले किस विद्रोह में किसके वजह से लौटाया गया, ऐसा कौन सा आंदोलन हुआ था, किस वजह से लौटाया गया, तो फिर ये यही वाला जलियांवाला बाग जो हुआ था, यहाँ पे नरसंहार हुआ था, इसी के वजह से लौटाया था इन्होंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए लोग वहाँ पे क्यों जमा हुए थे, तो सभी को अब पता चल गया होगा, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध प्रदर्शन में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? अलंकरण मतलब क्या हो जाएगा, जो ऑनर मिला था उनको, जो उपाधि मिली थी, तो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने कौन सी उपाधि लौटाई थी? नाइट की उपाधि लौटाई थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 30 मई को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को उन्होंने लौटा दिया था। टैगोर ने कहा, समय आ गया है कि जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। वे उपाधि के साथ खड़ा होना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये उनके लिए एक अपमानजनक था ये बात। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को लौटा दिया? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बताएंगे किसके विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि लौटा दी थी? तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है। अब आप इसका आंसर बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो रविंद्रनाथ से संबंधित क्वेश्चन है ये वाला। चलिए इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन नहीं करेंगे बार बार। अब यहाँ पे देखिए, आपको बताना है, कथन और कारण से संबंधित है ये। कथन है आपका, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, सही है। वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, तो ये तो कारण नहीं था ना, कारण था वहाँ पे जो नरसंहार हुआ था, इस वजह से उन्होंने नाइटहुड की। तो आर गलत है, ए सही है, ए सही है, आर गलत है, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की अध्यक्षता से किसने इस्तीफा दे दिया? तो अब यहाँ पे कौन हो जाएंगे? शंकरन नायर। इनके बारे में अभी हमने पढ़ा है, तो ये समझ के याद रखिएगा। शंकरन नायर जो थे, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। अब ये क्वेश्चन आपका गलत होगा, बिल्कुल भी नहीं, याद हो गया होगा आपको, सी ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा, शंकरन नायर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ उसमें सर की उपाधि किसने लौटाई थी। सर की उपाधि किसने लौटाई थी, यहाँ पे देख लेते हैं। सर की उपाधि भी आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने ही हटाई थी, ठीक है, सर और नाइटहुड, ठीक है, नाइट की उपाधि। चलिए आगे यहाँ देखिए, आपको क्रम दिया हुआ है कि पहले क्या हुआ होगा, तो आप सभी इसका अंदाज़ा भी लगा सकते हैं अगर आपको डेट नहीं याद है। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा यहाँ पे, ये बताइए। सबसे पहले यहाँ पे हुआ होगा आपका सत्यपाल की बंदी बनाया जाना। उसके बाद हुआ आपका जलियांवाला बाग नरसंहार। उसके बाद 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। 213 आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप डेट नोट कर सकते हैं। सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया गया था, अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा गिरफ्तार किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और 1919 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, अमृतसर अधिवेशन। तो ये भी याद रखेंगे, अमृत अधिवेशन जो हुआ था अमृतसर का, वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था, मोतीलाल नेहरू। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, कब की गई थी हंटर आयोग की नियुक्ति, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इस हत्याकांड के का यहाँ पे इंक्वायरी के लिए जो है हंटर आयोग का गठन किया गया था, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इसकी जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है हंटर कमीशन का गठन किया गया था। कमीशन ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया था। उसने वहीं का आदमी था तो क्यों उसको दोषी बताएगा। कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर सकता था, इसीलिए मार्शल लॉ अनिवार्य था और भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना न्यायोचित था। और साथ ही हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की कहा था। तो ये जो है पूरी प्लस से फ्लॉप था आपका। और किसने मारा था, अब इसका जो बदला है वो कौन ले लेता है, तो ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को किसने मार गिराया, ऐसा क्वेश्चन आपका पिछली बार भी पूछा गया है, उसके पिछले बार भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से इसको अच्छे से क्वेश्चन को आपको समझना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा उधम सिंह। उधम सिंह ने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला ले लिया था, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए, 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता थे उधम सिंह। इन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहाँ हत्या हुई, तो लंदन में हत्या कर दी गई, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर डायर की गोली से मारा गया। कौन मारा था, किसने मारा, तो उधम सिंह ने मारा। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उधम सिंह ने लंदन में किसे मारा, तो ये भी क्वेश्चन का आंसर अब आप बता पाएंगे, जनरल डायर या सर माइकल ओ डायर, ये दो में आपका कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सर माइकल ओ डायर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। तो यहाँ पे देख लीजिए, जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, तो कौन हो जाएगा, यहाँ पे हमने पहले भी किया है इसको, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बताइए क्वेश्चन खत्म होते होते आपको सारे क्वेश्चंस याद हो गए कि नहीं। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस समय भारत का वायसराय कौन था, चैम्सफोर्ड था। और रॉलेट एक्ट जो है पास हुआ था इसी के समय में, भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार लाया गया था।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है आपको कि निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार को। ठीक है, मॉन्टेग्यू ने क्या कहा, निवारक हत्या की संज्ञा दी और दीनबंधु CF एंड्रूज ने इस हत्या को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, इसको भी ध्यान रखेंगे। दीनबंधु FC एंड्रूज जो थे, इन्होंने हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या का कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी है जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी किसके दौरान। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन C, रॉलेट एक्ट। तो यहाँ पे आपका होता है पूरा ये कंप्लीट, और इसको एक बार पढ़ लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लागू सुरक्षा अधिनियम की अवधि समाप्त होने वाली थी, अतः न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझावों पर 2 प्रस्ताव लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किए गए। इन प्रस्तावों में भारत में देशद्रोही कार्यों से संलिप्त संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी तथा इस प्रकार के कार्यों के लिए किसी व्यक्ति की बगैर कारण बताए गिरफ्तारी का प्रावधान था। इस प्रस्ताव को द रॉलेट एक्ट के नाम से मार्च 1919 में लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास कर दिया गया। इस अधिनियम का भारतीयों ने पुरजोर विरोध किया तथा सार्वजनिक रोष की लहर उमड़ पड़ी। इस अधिनियम के विरोध में पंजाब के 2 नेता सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर विरोध करने के लिए अमृतसर जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को सभा आयोजित की गई थी। जब कुछ लोग सभा को संबोधित कर रहे थे, उसी समय जनरल डायर ने के निर्देश पर निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। इस निर्मम घटना को इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। उम्मीद है पूरा रॉलेट एक्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यहाँ से आने वाले कोई भी क्वेश्चन को अब आप गलत नहीं करेंगे। मिलेंगे हम अगले नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।